बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम देखी थी जिसमें दो ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट आ रही थी। और अगर उस प्रॉब्लम में हम स्पीड ऑफ लाइट को सेम माने तो दोनों के लिए टाइम डिफरेंट रखना पड़ा था हमें। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वाकई ऑब्जर्वर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है या स्पीड ऑफ लाइट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। हम बेसिकली मैथमेटिकली प्रूव करेंगे इसको, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रूव जो है वो मैथमेटिकल प्रूव होता है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसको हम रद्द नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है। अब वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ स्पेस पे डिपेंड करती है, किसी भी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती। और हम इसको प्रूव करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस यूज़ करके और जनरल वेव इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। गॉसेस लॉ हमारे पास जो है डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। फेरेडे लॉ हमारे पास ये है, कर्ल ऑफ ई बराबर होता है नेगेटिव साइन के साथ पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। और मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और एम्पेयर्स लॉ, ये बेसिकली मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ नहीं है, ये सिंपल एम्पेयर्स लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और जनरल वेव इक्वेशन हमारे पास आमतौर पे वेव इक्वेशन जो है कोई भी एक मूविंग वेव, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास ये होती है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रूफ में, तो ये मैंने शुरू में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मान लें कि मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मूव कर रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। ये मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। इसमें जो ग्रीन कलर से मैंने ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ग्रीन कलर से जो ये मैंने बनाया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्राउन कलर से मैंने बनाया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी एक्सिस के अलोंग है। तो ये सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक्स का फंक्शन है। एक्स एक्सिस के अलोंग चूंकि मूव कर रही है हमारी वेव, तो एक्स का फंक्शन है और टी का टाइम का फंक्शन है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास एक्स और टी का फंक्शन है। सिंपल सिंपल केस हमने लिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव है वो मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम डिफाइन करेंगे इससे ई एक्स टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स और टी का फंक्शन है, और चूंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसके लिए सिर्फ चूँकि वेक्टर है तो सिर्फ जे वाला कंपोनेंट हमारे पास आएगा और आई और के वाला कंपोनेंट हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है। और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सिर्फ जी एक्सिस के अलोंग है हमारे पास, तो उसके लिए के वाला कंपोनेंट आएगा और बाकी दो कंपोनेंट जीरो होंगे हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम कर्ल लें तो कर्ल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करूं तो कर्ल बेसिकली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये बेसिकली एक्स है, यहाँ पे ये एक्स है। तो ये हमारे पास कर्ल फाइंड करने से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। कर्ल बेसिकली आप इसको इस पर अप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जे से जब आप अप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, के के लिए जब आप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो कर्ल फाइंड करने के बाद इसको अगर मज़ीद देखें तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है जी के रिस्पेक्ट से, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ एक्स और टी पे डिपेंड कर रही है, तो ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो कर्ल बचेगा वो सिर्फ ये आपके पास आ जाएगा इतना। अब बाय यूजिंग फेरेडे लॉ, फेरेडे लॉ हमारे पास क्या था? फेरेडे लॉ हमारे पास था कि कर्ल ऑफ ई बराबर होता है माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के, और इस कर्ल ऑफ ई की जगह पे मैंने लगा दिया माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, और ये वाली राइट हैंड साइड एज इट इज़ मेरे पास आ गई। अब अगर दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दिया और ये माइनस साइन मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब जो काम, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। जो काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया सेम काम हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी करेंगे। हम कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जब हम कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि सिर्फ के की डायरेक्शन में थी तो यहाँ पे के आया, वहाँ के साथ हमारे पास इसका कंपोनेंट आया। इसका कर्ल ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें भी वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स का कंपोनेंट है। तो आपके पास सिर्फ ये एक जो बचेगा कंपोनेंट जे वाला। तो इसको भी इसको यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे हम अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ हमें क्या कहता है कि डेल क्रॉस बी बराबर होता है हमारे पास
एम्पियर्स लॉ कहते हैं कि कर्ल ऑफ बी बराबर होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो ये बेसिकली हम कर्ल ऑफ बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके भी दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टी आ जाएगा और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा टी का। तो अब इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अगर राइट साइड पे देखें तो पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल टी पार्शियल एक्स है। और इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल टी है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम, तो इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो मेरे पास वो एक्सप्रेशन ये बन जाती है। इसको अगर आप कंपेयर करें जनरल वेव इक्वेशन हमारे पास जो है उसके साथ, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली डिफाइन कर रहे थे हम, वाई से वेव का एम्पलीट्यूड डिफाइन कर रहे थे। ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम है। ये जो हमारे पास 1/v स्क्वायर है, इसमें जो v स्क्वायर है ये बेसिकली हमें ये बता रही होती है कि ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी क्या है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये जो हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो वहाँ से हमारे पास ये आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आ जाता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जो मूव कर रही है, जो उसकी वेलोसिटी है, फिर जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये है, क्योंकि जनरल वेव इक्वेशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ये होती है। इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें तो वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास ये आ गई। यहाँ से अगर आप देखें तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी डिपेंड कर रही है म्यू नॉट पे और एप्सिलॉन नॉट पे। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं और सिर्फ नेचर ऑफ स्पेस पे डिपेंड करते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ स्पेस पे डिपेंड कर रही है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? फ्री स्पेस पे, कि जैसा मीडियम है, जिस मीडियम में आप लाइट को मूव करवा रहे हैं उस मीडियम पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब उस मीडियम में कोई से भी ऑब्जर्वर मूव कर रहे हों, उन दोनों ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ लाइट तो यही रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उन ऑब्जर्वर पे तो डिपेंड नहीं कर रही, वो तो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड कर रही है। और जो मूव करने वाले ऑब्जर्वर हैं अब वो भी सेम मीडियम में मूव कर रहे हैं। तो उन दोनों के लिए, चाहे एक रेस्ट पे और दूसरा मूव कर रहा है, तो उन दोनों ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी सेम है। और अगर इनमें हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास लाइट की आ जाती है। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ, ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और बेसिकली आइंस्टाइन ने भी इसी प्रूफ को देख के डिसाइड किया था कि बिल्कुल वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है। अगर स्पीड ऑफ लाइट तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है तो हमने जो ये प्रॉब्लम देखी अपनी, अगर स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए सेम है तो फिर दोनों का आंसर अगर ये स्पीड ऑफ लाइट का आंसर अगर दोनों का 3 × 10⁸ है तो दोनों के लिए टाइम जो है वो डिफरेंट होना पड़ेगा, तभी दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर डिफरेंट है। तो डिफरेंट ऊपर चीज़ है तो नीचे भी डिफरेंट चीज़ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सेम आंसर हमारे पास आए। जैसे 6 है तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, और यहाँ पे 10 है तो 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये जो है हमारे पास ये प्रूव करता है कि टाइम जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर का टाइम डिफरेंट है। और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो थी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एतबार से। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस रख सकें और उसके पोस्टुलेट हम रख सकें। तो 2 पोस्टुलेट हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। पहले पोस्टुलेट को हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और ये पोस्टुलेट हमें बताता है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तमाम के तमाम इनर्शियल फ्रेम में जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो सेम है। अगर किसी एक फ्रेम में आप ये कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, तो जितने मर्जी इनर्शियल फ्रेम आप ले हैं, तमाम इनर्शियल फ्रेम में वो बॉडी रेस्ट पे पड़ी होगी। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पहला जो पोस्टुलेट है वो ये कहलाता है। सेकंड पोस्टुलेट जो अभी हमने प्रूव किया, द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, ऑल ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम विल मेजर द सेम स्पीड ऑफ लाइट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। तमाम के तमाम ऑब्जर्वर जो हैं वो जो इनर्शियल फ्रेम में है उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी, हाँ वो मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे, तो उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम है। तो
ये बेसिकली जो है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस है। अब एक और प्रॉब्लम जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने रखी थी कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे एक शख्स जो है फोटोन इमिट करता है स्पीड ऑफ लाइट से, वो फोटोन भी मूव कर रहा है, तो मेरे लिए क्या ये रेस्ट भी होगा? नहीं, मैं इस फोटोन की स्पीड भी मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट ही होगी। अलबत्ता मेरे लिए टाइम ज़ीरो हो जाएगा। टाइम इतना मेरे लिए कम हो जाएगा कि मेरे लिए डिस्टेंस मुझे फील ही नहीं होगा, कि बिल्कुल डिस्टेंस में मेरे लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम मेरे लिए इतना चेंज हो चुका होगा कि मेरे लिए इसकी स्पीड ऑफ लाइट तो मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगी फोटोन की, लेकिन मेरा टाइम ऐसा हो चुका होगा, मेरा टाइम इतना कम हो चुका होगा जिसकी वजह से मुझे ऑब्ज़र्व ही नहीं हो रहा होगा कुछ उस तरह का। ठीक है, तो मेरे लिए टाइम बिल्कुल रुका होगा, तो टाइम चेंज हो जाएगा, ना कि स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बेसिकली कंसिक्वेंस था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और नेक्स्ट अब हम इसको बिल्ड करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट तो हमने रख दिए, नेक्स्ट अब हम इसको बिल्ड करेंगे। इसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशंस कैसे होती हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे आती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये तमाम अब हमने इसकी बेस रख दी है और अब हम इसकी बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह।